हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 3 मैथ में। चैप्टर 3 कौन सी चैप्टर है? तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। अब ध्यान से देखें तो दो चर वाले रेखिक समीकरण युग को कहते किसको? तो सब इसमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि इसमें दो चर, तो चर किसको कहा जाता है? चर किसको कहा जाता है? तो इस सबसे पहले हम लोग चर को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। चर उसे कहा जाता है जिसका चर उसे कहा जाता है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं हो। ज्ञात नहीं। ध्यान से समझे तो बोला जाता है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं हो। जिसका मान हमें ज्ञात नहीं हो। ज्ञात मतलब पता नहीं है। जिसका मान हमें पता ही नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। जैसे बोल दिया जाए x, तो x का मान हम क्या माने? 2, 4, 6, 8, 10 क्या मान लें? कुछ पता है? नहीं। x की मान हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। या तो मान ले y, तो y की मान हम क्या माने? y की मान हम क्या माने? तो जिसकी मान हमें पता ही नहीं हो, जिसकी मान हमें पता ही नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर। क्या बोलते हैं? चर। तो चर समझ में आ गया। कोई भी पूछे कि चर किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी आसान शब्दों में उसको जवाब दें कि जिसका मान हमें पता नहीं है उसे क्या बोलते हैं? चर। जैसे एक्स, वाई, जेड ये सब की मान हमें पता नहीं होती है, तो ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे? चर। क्या बोलेंगे? चर। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चैप्टर कौन सी है? कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग। तो हमेशा ध्यान दें कि अब चर समझ में आ गया। अब देखना एक चर और दो चर क्या होते हैं। तो एक चर जब भी बोला जाए, मान लीजिए कोई समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये एक समीकरण है। तो ध्यान से इसमें थोड़ा देखिए, इस यहाँ पे चर देखो क्या है? x। क्या है? x। यहाँ भी चर क्या है? x। तो चर दोनों जगह देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x, यानी दोनों जगह चर है, तो दोनों जगह एक जैसे हैं। दोनों जगह कैसे हैं? एक जैसे। यहाँ भी x है, यहाँ भी क्या है? x। इसीलिए इसमें देखिए, इसमें तो चर कितने चर हो जाएंगे? एक चर। कितने चर कहलाएंगे? एक चर। क्योंकि ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा? x। क्योंकि दोनों समान है। दोनों क्या है? समान है। इसीलिए ये क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण। एक चर वाले रेखिक समीकरण। अगर यही हमें दो चर लेने हैं, कितने चर लेने? दो। तो एक्स वाई मतलब हमेशा दो लेटर उठाना। कितना लेटर उठाना? दो। जैसे हम लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 इन एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। हम कितने ले लिए? यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? y। दोनों अलग अलग आया ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया? दो चर वाले रेखिक समीकरण। इसे क्या कहा जाता है? दो चर वाले रेखिक समीकरण। थोड़ा इस बात पे ध्यान दें। अब रेखिक समीकरण है तो ध्यान रखें कि पावर हमेशा, या रेखिक समीकरण के लिए, ठीक है, रेखिक समीकरण के लिए क्या होना चाहिए कि पावर हमेशा एक आना चाहिए। पावर हमेशा एक आना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग पहले देख लिए कि एक चर और दो चर क्या होते हैं। एक चर और दो चर किसको बोलते हैं? अब रेखिक क्या समझना है? रेखिक। रेखिक क्या होता है? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण क्या होता है? थोड़ा इस बात पर ध्यान। वैसे समीकरण, वैसे समीकरण जिसका घात, घात मतलब पावर, जिसका पावर एक या कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, जिसका पावर एक या कुछ नहीं हो, तो रेखिक समीकरण किसको बोलेंगे? वैसे समीकरण जिसका घात यानी पावर एक या कुछ ना दिखाई दे, या तो एक हो या तो कुछ ना दिखाई दे। जैसे कि इसके लिए एक सिंपल सी भाषा में हम लोग समझते हैं कि रेखिक समीकरण बोलते किसको?
तो एक समीकरण हम लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि एक समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे क्या लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस टू टू वाई टू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान से देखा जाए रेखिक समीकरण क्या बोला, या तो पावर एक होना चाहिए या कुछ नहीं। क्या? या तो पावर एक हो या कुछ नहीं हो, या तो पावर एक हो या फिर कुछ नहीं हो। अब ध्यान से देखो यहाँ पे पावर कितनी दिखाई दे रहा है हमें? 2। कितना पावर दिखाई दे रहा है? 2। तब ये क्या रेखिक समीकरण नहीं हो गया, ये द्विघात समीकरण हो गया। कौन सी समीकरण हो गया? द्विघात समीकरण। इसलिए जब भी रेखिक समीकरण की बात की जाए तो वैसे समीकरण होगा जिसकी घात यानी जिसकी पावर एक हो, जिसकी पावर क्या हो? हमेशा पावर एक होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखिक समीकरण। ये रेखिक समीकरण नहीं है, ये रेखिक समीकरण। अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ भी पावर 2 है। पावर कितनी है यहाँ पे? 2। पावर कितनी है? 2। तो ये भी रेखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे, ये भी रेखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे, ये द्विघात समीकरण कहला जाएंगे। अगर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। ठीक है, यहां तक में तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो रेखिक समीकरण हमेशा पावर कितनी होनी चाहिए? एक। रेखिक समीकरण के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? हमेशा पावर एक होनी चाहिए। तो इसी को अगर हम यही लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। अब यहाँ तो स्क्वायर चलेगा नहीं, इसलिए स्क्वायर हटा देते हैं। स्क्वायर क्या करते हैं? हटा देते हैं, यानी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। इक्वल टू क्या ले लिए? 0। एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू क्या ले लिए? 0। अब ये क्या हो गया? देखिए उसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी पावर कुछ नहीं है। हम क्या बोले? जिस वैसे समीकरण जिसका घात क्या हो? जिसका घात यानी पावर एक हो या फिर कुछ नहीं हो, एक हो या फिर कुछ नहीं हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। थोड़ा इस बात की गौर करना कि जिसके ऊपर पावर कुछ ना हो या फिर पावर अगर दिखाई भी दे तो क्या देना चाहिए? एक। पावर दिखाई भी दे तो क्या देना चाहिए? एक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रेखिक समीकरण। यहां से अब दो चर समझ आया, रेखिक समीकरण समझ आया। दो चर हमेशा दो लेटर होना चाहिए, एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, हमेशा दो। अगर एक्स सब में एक्स रहे तो क्या हो जाएंगे? वो एक चर। क्या हो जाएंगे? एक चर। अगर वही अगर जेड है तो सब में जेड हो तो क्या हो जाएंगे? एक चर। डब्लू हो तो सब में डब्लू हो तो क्या हो जाएगा? एक चर। और ये डब्लू जेड आ जाए तब फिर कितने चर हो गए? एक डब्लू एक जेड, दो चर हो जाएंगे। एक डब्लू एक जेड, कितने चर हो जाएंगे? दो चर हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या बोला गया? दो चर वाले रेखिक समीकरण। कौन से समीकरण? दो चर वाले रेखिक समीकरण। अब ध्यान से समझते हैं युग्म क्या है? युग्म। अब युग्म किसको बोलते हैं? युग्म मतलब जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा। जोड़ा मतलब दो। जोड़ा मतलब कितना होना चाहिए? दो। युग्म मतलब जोड़ा और जोड़ा मतलब दो। तो ध्यान रखना कि चैप्टर 3 में जो हम बात करेंगे कि जो भी दो चर वाले रेखिक समीकरण की जो हम बात करेंगे, इसमें हमें दो समीकरण मिलने वाला है, एक समीकरण नहीं। क्योंकि क्वेश्चन को यहाँ पे चैप्टर ही है युग्म। युग्म मतलब क्या है? जोड़ा। तो हमें कितने चीज मिलेंगे इसमें? जो मिलने वाला है ये कितने मिलेंगे? तो इसमें हमें दो, कितने युग्म मिलेंगे? इसमें जो समीकरण हमें मिलने वाला है वो दो समीकरण मिलने वाला है। जैसे एक समीकरण रहा एक्स प्लस वाई बराबर 3, तो दूसरा समीकरण क्या मान ले हो जाएगा कि 2x प्लस वाई बराबर 5। ये दो समीकरण। तो इसमें हमें इस तरह की दो समीकरण देखने को मिलेंगे। कितने समीकरण देखने को मिलेंगे? दो समीकरण। कितने समीकरण देखने को मिल जाएंगे हमें? दो समीकरण। क्योंकि हमें युग्म की बातें कर रहा है। युग्म मतलब ही क्या होता है? जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। दोबारा रिपीट करते हैं, हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। अब दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म शुरू किए तो चर किसको कहा गया? चर उसे कहा जाता है जिसका मान हमें ज्ञात नहीं हो। आप फिर ऐसे बोलना
कि चर उसे कहा जाता है जिसका मान हमें पता ही नहीं हो कि क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आने वाला, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चर। क्या बोलेंगे, जैसे x का मान क्या आए पता नहीं, y का मान क्या आए पता नहीं, तो ये क्या हो गए, चर। क्या हो गए, चर। अब समीकरण देखिए, समीकरण समीकरण एक ये भी हो गया, एक ये हो गया, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यहां से ये देखिए, अब एक चर जब कहा जाए तो ध्यान रखना कि एक चर, कैसे, एक चर, यहाँ पे हम लोग को दो चर बोला गया, अगर एक चर कहा जाए, यहाँ x है तो यहाँ भी क्या है, x, तो ये दोनों जगह x है, तो ये कितने चर हो गए, एक चर। कितने चर हो गए, एक चर। लेकिन एक कितने चर, एक चर। नीचे वाले समीकरण क्या है, यहाँ x है, यहाँ क्या है, y, यहाँ x है, यहाँ क्या है, y, तो इसमें देखो x और y दो चर, दो गो चर आ गया ना, अगर x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, दोनों x है, तो ये कितने चर हो गए, एक चर। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, दोनों अलग अलग है, तो ये कितने चर हो गए, दो चर। अब बोला दो चर वाले रेखिक समीकरण, कौन सी समीकरण लेनी है हम लोग को, रेखिक। तो रेखिक समीकरण किसको कहेंगे, वैसे समीकरण जिसका घात यानी पावर, पावर क्या होती है, जिसका पावर क्या होनी चाहिए, एक या तो कुछ नहीं। अगर पावर दिखे भी तो क्या दिखना चाहिए, एक। अगर हमें पावर दो दिख गया, तीन दिख गया, चार दिख गया, तो वो रेखिक समीकरण नहीं होगी, तो वो रेखिक समीकरण नहीं होगी। तो रेखिक समीकरण के लिए पावर क्या होनी चाहिए, या तो एक होनी चाहिए, या तो उसके ऊपर पावर कुछ नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं होना चाहिए, लिखा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, और रेखिक, ये तो रेखिक समीकरण है या नहीं, तो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हमें पावर जो देखनी है, पावर कितनी देखनी है, हमेशा एक। पावर क्या लेनी है, एक, या तो उसके ऊपर पावर कुछ ना दिखे तो चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पावर क्या दिख रहा है, दो। पावर क्या दिख रहा है, दो, जिसके कारण ये रेखिक समीकरण योग हम एक चर वाले रेखिक समीकरण नहीं कहलाएंगे। ये नीचे देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ y है। अब देखो x के ऊपर पावर कुछ नहीं दिखाई दिया, y के भी ऊपर पावर कुछ नहीं दिखाई दिया, तो हम क्या बोले कि यह पावर दिखना भी चाहिए ये, और ना दिखे तो कुछ ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण। युग्म, युग्म किनको कहा जाता है, युग्म मतलब ही होता है जोड़ा, युग्म मतलब ही क्या होता है, जोड़ा। अब हमें जो समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा उसमें हमेशा याद रखना, हमें दो समीकरण दिया रहेगा। कितना समीकरण में दिया जाएगा, हमेशा दो समीकरण की बात होगी। जैसे मान लिए एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 3, एक क्या है, x 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हुआ बेसिक, ये क्या हुआ, बेसिक। हम लोग चैप्टर के बारे में जान लिया, हम लोग को पढ़ना कैसे है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ के क्या पढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो झारखंड बोर्ड के अनुसार नया सिलेबस जो है, अगर न्यू, जिनके पास न्यू बुक होंगे उनके लिए 3.1 और जिनके पास इस साल का, इससे जो पुराना बुक होगा, इस साल के छोड़ के जो पिछले साल का बुक होगा, उनके लिए क्या क्या है, कुछ चैप्टर इसमें कुछ पॉइंट जो है हटा दिए गए हैं, कुछ पॉइंट क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। जो अगर हम पुराना बुक्स में देखें तो वो है 3.2। अगर वही हम 24-25 का जो बुक अभी जो बांटा गया है, स्कूल में दी गई है जो बुक्स, उसमें अगर देखें तो 3.1 बना हुआ है, मतलब पुराना का बुक जो है वो 3.2, नया बुक में 3.1। इस बात पे आप ध्यान देना, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, आपको थोड़ा दिक्कत हुआ। पुराना बुक यदि लेके बैठे हैं तो कौन सा बुक होना चाहिए, उसमें चैप्टर 3.2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 3.2 ये पुराना बुक्स, और न्यू के लिए कितना है 3.1। न्यू के लिए कितनी है 3.1, पुराना के लिए 3.2। इस बात पे थोड़ी सी ध्यान रखना। तो 3.2 को बनाने में कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग उस फार्मूले को बना लेते हैं।
तो सबसे पहले जो होता है समीकरण का जो मूल रूप होता है, समीकरण का मूल रूप, समीकरण का जो मूल रूप होता है वो क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या लेना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है समीकरण का मूल रूप। ये क्या है? समीकरण का मूल रूप, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं समीकरण का फॉर्मूला। समीकरण का फॉर्मूला ही क्या बोलता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इसमें एक चीज की ध्यान देना, इसमें हम लोग को बोला गया है युग्म। क्या बोला गया है? युग्म। युग्म मतलब जोड़ा। तो हमें दो समीकरण मिलेंगे। कितने समीकरण मिलेंगे? दो समीकरण। एक ये समीकरण, एक ये समीकरण। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। क्या लेना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब हमने इसमें कितने समीकरण ले लिए? दो समीकरण। समीकरण एक, समीकरण दो। दो समीकरण जब इसमें हो गया तब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि अच्छा हम पहचाने कैसे? हम पहचाने कैसे कि कौन सी समीकरण एक है, कौन सी समीकरण दो है, कौन सी समीकरण एक है, कौन सी समीकरण दो है। अब यदि x के बगल में जो रहे, x के बगल में जो रहे उसे हम लोग ये, और y के बगल में जो रहे उसे b, उसे क्या बोलेंगे? b। ध्यान रखना, x के बगल में जो रहे उसे ये, y के बगल में जो रहे उसे b। तो हमें तो यहाँ दो समीकरण दिया हुआ है, एक ये और एक। अब हम x के बगल में बोला कि ये का मान बताओ, हमें बता दिया जाए कि अब हमें a का मान बता दें। किसकी मान बता दें? a की मान बता दें। अब ध्यान से देखा जाए तो कौन सी ये बताएं, हम समीकरण एक की बताएं या समीकरण दो की बताएं? इस बात पे हमें कंफ्यूजन होती है। अगर हमसे कोई एक ही नाम का दो लड़का आदि बैठा हुआ, एक ही नाम का क्लास में दो लड़का बैठा हुआ, अगर हम उस नाम से, जैसे रमेश नाम की दो लड़का बैठा हुआ, तो हम बोलेंगे जैसे रमेश खड़ा हो जाए, तो कौन सी रमेश खड़ा होगा? दोनों, या तो दोनों खड़ा हो जाएगा या फिर दोनों बैठा रह जाएगा। दोनों सोचेगा कि हमको तो बोला नहीं, शायद मेरे बगल वो दूसरे वाले को बोला होगा। दूसरा वाला सोचेगा शायद हमको नहीं, उसको बोला होगा। फिर हम लोग बोलते नहीं, वो बेंच जो तीसरे नंबर बेंच पर जो बैठा है वो खड़ा हो जाओ। तो मतलब क्या हुआ? कुछ इंडिकेट मतलब दर्शाना होता है। तब जब हमें दो समीकरणें दी जाती है तब हम लोग क्या मान लेते हैं कि पहला वाला समीकरण जो होता है उसे ये वन, क्या मान लेते हैं? ये वन। बी है तो बी वन, सी है तो सी वन। अब जब समीकरण दूसरा जो समीकरण होता है उसको क्या मान लेते हैं? ये टू। क्या मान लेते हैं? ये टू। और इसको क्या मान लेंगे? बी टू। और इसको क्या मान लेंगे? सी टू। अगर अब हम बोले कि ये वन का मान बताएं तो हम लोग समीकरण एक की मान बताएंगे। हम बोलेंगे बी टू की बात बताए तो समीकरण दो से बी का मान बता देंगे। अगर वही हम बोल देते हैं बी का मान बताएं, डायरेक्ट हम बोल देते हैं बी का मान बताएं, तो कौन सी समीकरण का मान बताते हैं? समीकरण एक की बताते हैं या समीकरण दो की बताते हैं? हमें तो पता नहीं था ना, हमें तो पता था ही नहीं। और अब हम पूछ लें कि B2 का मान बताओ, तो हमें कौन सी समीकरण देखना है? हमें समीकरण नंबर 2 को देखना है। ये को क्यों देखें? जब हमको ये बता रहा है B2, तो B2 किस में? समीकरण 2 में। तो हम लोग कौन सी समीकरण को देख लेंगे? समीकरण 2 को देख लेंगे। समझ में आया यहाँ तक में? दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी देखो, चूंकि ये वन, ये टू, B1, B2, C1, C2 इसलिए माने क्योंकि दो समीकरण है। अब एक ही क्लास में दो लड़का एक ही नाम के बैठ जाए तो किसी को बुलाए तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा ना। शायद वो बोलेगा, शायद उसको बोला, जो उसको बोले वो सोचेगा उसको बोला है। तो इसीलिए क्या करना होता है, कुछ कह रहे तीसरे बेंच वाले रमेश उठो या चौथे बेंच वाले रमेश उठो, तो हम बेंच की बताए ना कि फलाना बेंच का लड़का उठो, तो क्या हुआ कि उसी बेंच का वो लड़का उठेगा। और ना तो डायरेक्ट हम बोल दें कि उठो तो कौन सी लड़का उठेगा? दोनों लड़का उठ जाएगा या तो दोनों बैठा रह जाएगा। वही कारण यहाँ पे है। अगर हम ए का मान बोलें तो कौन सी समीकरण का लें? पता तो नहीं है ना कि समीकरण एक का लें कि समीकरण दो का लें। अब यदि हम बोलें कि ये वन का मान बताओ, अब ये वन का मान बताएं, जैसे हम बोले बेंच नंबर 3 वाला उठो, तो चौथा वाला तो उठेगा नहीं, बेंच 3 उठेगा। तो ये वन का बताएं तो समीकरण एक वाला उठेगा, ये का मान। अगर वहीं से पूछ लें B1 का मान बताएं तो बी समीकरण एक से B1 का मान बता देंगे।
B2 अगर बोल दिए ये 2 तो समीकरण 2 से मान बताना होगा, क्योंकि ये 2 जो है वो किसमें, समीकरण 2। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगभग ठीक ठाक है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब बोले अभी पुराना बुक जो है वो 3.2 है और न्यू बुक जो है 2024-25 का जो है वो 3.1 है। चूंकि कुछ पॉइंट इसमें से हटाया गया है, मैथ से कुछ पॉइंट हटाया गया है झारखंड बोर्ड में, यहाँ तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और समीकरण का मूल रूप ही होता है, क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में दे दे कि समीकरण का मूल रूप क्या होता है, तो हम लोग क्या मारेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक में। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। अब हम लोग शुरू करने हैं 3 पॉइंट। नया जो बुक है उसके लिए है 3.1 और जो पुराना बुक लेके बैठा हुआ है उसके लिए है 3.2। कितना लेके बैठा हूं, 3.2। तो इसमें 3.1 और 3.2 को बनाने में कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान रखना, न्यू बुक जिसके पास है 3.1, पुराना बुक जिसके पास है 3.2, इस बात की आप ध्यान रखें। अब हमें कुछ फार्मूले की जरूरत पड़ेगा, कुछ फार्मूले आने, हम लोग एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है, इस चार्ट को थोड़ा ध्यान से देखना, इस चार्ट को थोड़ा सा देखना, ध्यान से देखें तो दिक्कत कहीं नहीं आएगी बनाने में मैथ्स। अगर दिया रहे a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ध्यान रखना, सिर्फ अभी समझो फॉर्मूला, अभी चार्ट बना, इस पे हम लोग एक एक क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। एक फार्मूला रहा, क्या रहा कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। जब दिया जाए इसमें क्या क्या जाए, दिया जाए, तो इसमें थोड़ी सी ध्यान रखना है, थोड़ी सी क्या रखना है, ध्यान रखना है। हम लोग इसको समीकरण द्वारा समझेंगे, किसके द्वारा समझ लेंगे, समीकरण द्वारा समझ लेंगे। a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। घबराए नहीं, इसको हम समझा नहीं रहे, बस अभी चार्ट को सिर्फ लिखा रहे हैं, समझाएंगे आगे। तो ये जब तीनों आपस में बराबर ना हो, जब तीनों आपस में बराबर ना हो, तो ये कौन सी रेखा होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कौन सी रेखा बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। बस इसको अभी समझना नहीं, इसको उतना समझना नहीं है, बस लिखना है, समझाने की काम आगे होगा। ये क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। जब प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा तो इसका कोई, जब प्रतिच्छेद करता हुआ होगा तो केवल एक हल होगा, इसका क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल होंगे, ठीक है। अगर वही चीज हमको इसमें दे दिया जाए कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो ये जब तीनों बराबर हो जाए तब रेखा होता है समपाती। कौन सी रेखा होती है, समपाती। क्या होती है, समपाती। कौन सी रेखा क्या हो जाएगी, ये समपाती रेखा कैसी हो जाएगी, समपाती। अब देखो समपाती में क्या होता है, इसका अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, अनेक हल। इसका क्या होता है, अनेक हल। ध्यान रखना, सिर्फ अभी लिखना है, अभी समझना नहीं है, इसको लिखना। एक आता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2
और नॉट इक्वल टू C1/C2। A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू यानी नहीं बराबर होना चाहिए C1/C2। तो ये से क्या होगी, समांतर रेखा। कौन सी हो जाएगी, समांतर रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा या संपाती रेखा। ठीक है, तो समांतर रेखा जो होंगे इसके कोई भी हल नहीं होगा, इस कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसकी क्या हो जाएगी, कोई हल नहीं है। इसमें क्या हो जाएगी, कोई हल नहीं है। बस ये तीन चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, थोड़ी सी ध्यान रखना। अब जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी वो कैसी होगी, संगत। कैसी होगी, संगत। थोड़ा ध्यान रखना, अभी समझा नहीं रहे, सिर्फ लिखा रहे हैं। समझाने की काम जस्ट इससे लिखने के बाद हो जाएगा। संपाती क्या होगा, अनेक हल। इसका ये भी क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, संगत। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समांतर। समांतर में क्या होता है, असंगत। क्या होता है, असंगत। क्या हो जाएगा ये, असंगत। बस ये इसको आप लोग नोट कर लें, यही काम करेगी। यही क्या करेगी, काम करेगी है। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लें, इसको आप लोग बढ़िया तरीके से नोट कर लें। ठीक है, इसको आप लोग क्या करें, बढ़िया तरीके से नोट कर लें। अब हम समझाने की काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, समझाने की काम करते हैं। अब हम क्या काम करते हैं, समझाने की काम करते हैं। देखो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किसको बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा किसको बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दें, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होगी कि जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है, जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। तो देखो क्या हो गया कि इसको भी समझाएंगे समीकरण लेके, लेकिन पहले प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर समझ लेते हैं। ठीक है, क्या, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा, ये तीनों को पहले बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होगी कि एक रेखा क्या है, दूसरे रेखा को काटेगी। एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगी, तो ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। कौन सी रेखा हो गई, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ये लोग आप लोग नोट डाउन कर लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको, ये जो चार्ट है थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेना, ताकि अभी जस्ट काम आने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होगी कि एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगी, एक रेखा दूसरे रेखा को काटेगी। अगर वही हम बात करते हैं फिर संपाती, कौन सी रेखा, संपाती। कौन सी रेखा की बात करते हैं, संपाती रेखा। तो संपाती रेखा क्या होती है कि देखो, संपाती रेखा, संपाती रेखा क्या होती है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा को खींचा जाए। पल्ले ना पड़ा क्या, कि एक रेखा के ऊपर यदि दूसरी रेखा को खींचा जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। जैसे समझो, अगर हम इस हाथ को, ये अपने एक हाथ पे ये दूसरे हाथ को रख देते हैं, एक हाथ को हम इसको दूसरे हाथ पे रख देते हैं, एक हाथ पे हम दूसरे हाथ को क्या करते हैं, रख देते हैं, तो ये क्या हो गया, संपाती। क्या हो गया, संपाती। उसी तरह क्या है कि एक रेखा जो है उसी के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी जाए। ये हाथ है, इसी के ऊपर हम जस्ट दूसरी हाथ रख दिया जाए, तो ये क्या हो गया, संपाती। क्या हो जाएंगे, संपाती। थोड़ा सा ध्यान देना कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींची जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपाती। क्या बोलते हैं, संपाती। प्रतिच्छेद की रेखा क्या हो जाएगी, जब एक रेखा दूसरी रेखा को एक जगह कट करे। कितने जगह कट करे, जब एक रेखा दूसरी रेखा, जब पहली रेखा दूसरी रेखा को एक जगह पे कट करे। कितनी जगह पे कट करे, एक जगह पे। ठीक ठाक है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ देखते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा, समांतर। आप लोग समांतर पढ़े होंगे। समांतर का मतलब क्या होता है कि
दोनों के बीच में दूरियां समान, दोनों के बीच में क्या हो, दूरियां समान। जैसे ट्रैक्टर का चक्का देखे होंगे, ट्रैक्टर का चक्का क्या होता है, अगर एक चक्का यहाँ है दूसरी चक्का यहाँ है, रास्ते में जो चलता है तो देखते होंगे एक चक्का यहाँ चल रहा है तो दूसरी चक्का यहाँ पे, मतलब समान दूरी पे, क्या है, समान दूरी पे। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी काटता नहीं है, समांतर रेखा जो होता है वो एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, एक दूसरे से दूरे दूर भागेगा। क्या होगा, सिंपल फंडा रखना कि दूरे दूर भागेगा, सटेगा नहीं। समांतर रेखा सटता नहीं है, दूरे दूर भाग जाता है। क्या होता है, दूरे दूर भाग जाता है। लेकिन ये जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा एक जगह पे सटती है, क्या होती है, एक जगह पे सटती है। और संपाती रेखा क्या होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आके सट जाती है, एक रेखा के ऊपर क्या करती है, दूसरी रेखा आके सट जाती है। ठीक है। और समांतर में क्या हुआ कि समांतर रेखा सटेगी नहीं, कहीं पे सटेगी नहीं। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़े, थोड़ा सा चार्ट को आप लोग निकाल के देखें तो उसमें क्या लिखे कि जो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी केवल एक हल होगी। कितने हल होंगे, केवल एक हल होगी। एक हल का मतलब देखो, इसमें जितने जगह टच करेंगे उतने हल आएंगे, कितने, जितने जगह टच करेंगे उतने हल आएंगे। तो एक बात देखा जाए, यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे हम बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना कि क्या था फॉर्मूला, A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो ये क्या था, केवल एक हल, केवल एक हल, केवल क्या था, एक हल। और ये भी क्या था, संगत, क्या था, संगत। देखो केवल एक हल क्यों है, क्योंकि ये एक जगह पे टच कर रहा है। कितने जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पर, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केवल एक हल। क्या बोलेंगे, केवल एक हल। अब देखो जो संपाती होता है, संपाती में क्या लिखा होगा, अनेक हल। क्या लिखे होंगे हम लोग, अनेक हल से A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देखो दिया जाए तो ये जब सब बराबर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, संपाती। क्या हो जाएंगे, संपाती। तो इसमें क्या था कि जब सब बराबर हो तो अनेक हल, क्या हो जाएगा, अनेक हल, अनेक हल। अब एक चीज बोलो, ये हाथ है, इसको हम अपने हाथ पे रख रहे हैं, तो ये जो सट रहा है कितने बिंदु बन रहा है, गिन सकते हैं। एक रेखा के ऊपर भी दूसरा रेखा खींचा जाए तो कितना बिंदु इसमें हम बना सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, कितना ना कितना बिंदु बना सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, अनेक हल, जितने जगह सटे उतने हल, जितने जगह सटे उतने हल। इसमें प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में एक जगह सट रहा है तो एक हल है। वही अगर संपाती रेखा में एक दूसरे के ऊपर सटा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, सटा हुआ है, तो कितने जगह टच कर रहे हैं वो गिन नहीं सकते, कितना बिंदु बन सकता है इसमें हम गिन नहीं सकते। इसीलिए क्या हो गया, अनेक हल। क्या हो गया, अनेक हल। और समांतर में क्या था कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C। थोड़ा सा ध्यान, ये क्या हो गया, समांतर। और समांतर में क्या था कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। इसमें क्या है, कोई हल नहीं है। मतलब ध्यान से देखो, इसमें एक जगह सटा तो केवल एक हल, इसमें एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी तो पता नहीं कितने जगह ये दोनों सटेंगे, तो अनेक हल हो जाएंगे। अब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब समांतर रेखा, एक बात बताओ बाबू, इसमें कहीं दोनों सटा हुआ नजर आ रहा है, कहीं पे तो नहीं सटा हुआ है ना। अब कहीं पे सटबे नहीं किया तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब देखो संगत, क्या था, संगत, संगत, असंगत, असंगत। संगत किसको बोलेंगे, जो सटे वो संगत, जो सटे वो संगत, जो ना सटे वो असंगत, जो सटे वो संगत, जो ना सटे वो असंगत। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा देखा जाए एक जगह सटता है, आखिर सटा ना, तो ये दोनों रेखा आपस में सटा तो ये क्या हो जाएगा, संगत। कौन सी रेखा क्या हो जाएगी, ये संगत। संपाती रेखा है, देखो ये भी एक दूसरे से सटा हुआ है तो क्या हो जाएगा, संगत। क्या हो जाएगा, ये संगत। और वही चीज देखो समांतर, ये कहीं नहीं सटता है, दोनों रेखा
जब कहीं सटबे ना करेगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। जब सटे, बोले सटे तो संगत, ना सटे तो असंगत, सटे तो संगत, नहीं सटे तो असंगत। हमको आशा है कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, संपाती रेखा और समांतर रेखा तीनों समझ में आ गया। थोड़ा सा ध्यान दें, यदि A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 ये तीनों आपस में बराबर नहीं रहे तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यदि ये तीनों बराबर हो जाए तब क्या हो जाएगा, ये कहलाएंगे संगत, सॉरी ये क्या कहलाएंगे, संपाती। ये क्या कहलाएंगे, संपाती। और वही यदि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और बराबर C1 बटे C2 नहीं है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू क्या है, C1 बटे C2, तो ये क्या कहलाएंगे, समांतर। क्या कहलाएंगे, समांतर। जो देखो प्रतिच्छेद करती हुई होगी उसकी एक हल, संपाती का अनेक हल, और यहाँ से समांतर रेखा का कोई हल नहीं। अब संगत, असंगत, संगत, संगत, असंगत। संगत क्या होता है कि जो सटे वो क्या कहलाएगा, संगत, और जो नहीं सटे वो क्या कहलाएगा, असंगत। से प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में एक जगह सटा, संगत। संपाती रेखा में कितना जगह सटा है पते नहीं, इसमें कितना बिंदु बनेगा, तो इसमें जब सटा हुआ है, दोनों रेखा सटा हुआ है तो क्या हो गया, संगत। लेकिन वही समांतर में देखा जाए ये सटबे नहीं किया, दोनों रेखा अलगे अलगे जा रहा, दोनों अपनी दुनिया में जी रही है, तब क्या हो जाएगा, ये समांतर। क्या हो जाएगा, समांतर है तो क्या हो जाएगा, असंगत। यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक ठाक। चलो देखते हैं, अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि कौन सी रेखा संगत है, कैसे समीकरण से कैसे हम पता करेंगे संगत है, सॉरी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा। एक समीकरण लेके हम लोग ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक समीकरण हम लोग ले रहे हैं कि x माइनस 2y का एक समीकरण है, x माइनस 2y इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या लेना है, 0, और क्या लेना है, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। थोड़ा इसमें बदल के ले लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम 5, क्या ले लेते हैं, प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको पहले हम लोग देखते हैं कि यदि ऐसे समीकरण पूछ दे कि ये समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ये पहला समीकरण है, क्या है, पहला समीकरण। ये क्या है, दूसरा समीकरण। थोड़ा ध्यान रखना, ये पहला समीकरण, पहला वाला पहला, दूसरा वाला दूसरा समीकरण, ठीक है। यहां तक में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान देना, हम यदि x के बगल में जो रहेगा उसे ये बोलेंगे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या बताएं कि x के बगल में जो सट के बैठा रहेगा, x के बगल में जो सट के बैठा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेंगे, ये। और y के बगल में जो सट के बैठा रहेगा उसे क्या बोलेंगे, b। y के बगल में जो सट के बैठा रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, b। चलो अच्छा यहाँ 4 लिख लेते हैं थोड़ा समझने के लिए ताकि प्रॉब्लम ना। और c क्या रहेगा, ये अचर रहेगा। क्या होगा, इसमें ना तो x रहेगा ना y रहेगा, ये एक संख्या रहेगा। c क्या रहेगा,
कोई संख्या रह जाएगा, सी क्या रहेगा, कोई संख्या रह जाएगा। ठीक है, एक्स के बगल में जो रहेगा वो उसको ये बोलेंगे, वाई के बगल में जो रहेगा उसे बी बोलेंगे, और जो संख्या रहेगा जिसके साथ चर ना लगा, एक्स वाई जेड कुछ भी ना लगा, उसको हम लोग सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सी। ध्यान रखना एक्स के बगल में जो रहे, एक्स के साथ जो सट के रहे उसको ये, वाई के साथ जो सट के रहे उसे बी। तो इसमें कितने समीकरण है, दो समीकरण, ये समीकरण ये, समीकरण दो। तो हम लोग क्या बोले कि जो पहला समीकरण रहेगा उसको ये वन मानेंगे, दूसरा समीकरण को ये टू। तो ध्यान रहे कि इसमें जब हम ये वन की बात करें तो पहला समीकरण को देखना होगा ना, कौन सी समीकरण, पहला समीकरण। तो एक्स के साथ सट के कौन बैठा हुआ है, चार, तो ये वन बराबर कितना हो गया, चार। अब बी वन की बात करते हैं, तो हम लोग बी किसको बोलते हैं, वाई के साथ जो सट के बैठा है, वाई के साथ जो सट के बैठा है। तो ध्यान से देखो वाई के साथ कौन बैठा हुआ है, दो, कौन बैठा हुआ है, दो। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, दो नहीं -2 है, क्या है, -2। ठीक है, अब सी क्या हो जाएगा, जिसमें एक्स वाई जेड कुछ ना लगा रहे उसे क्या बोलेंगे, सी। अब बोलो यहाँ से C1 क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, C1 क्या हो जाएगा, 5। यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब जब हम ये टू की बात करें तो कौन सी समीकरण को देखना है, समीकरण दो। तो समीकरण ये किया था, समीकरण दो। अब ये टू किसको बोलेंगे, जो एक्स के साथ जो सट के बैठा हुआ है। तो एक्स के साथ कौन बैठा हुआ है इसमें देखो, 3, तो क्या हो जाएगा, 3। अब वाई के साथ जो सट के बैठा है उसे बी, उसे क्या बोलेंगे, बी। तो ये इसको हम लोग बोलेंगे B2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि बी वाई के साथ जो सट के बैठा रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी। तो देखो यहाँ वाई के साथ क्या है, 4, तो ये B2 कितना हो गया, 4। अब बोलो यहाँ से C1 कितना दिया हुआ, C2, समीकरण 2 है तो C2 कितना दिया हुआ है, -20। कितना दिया हुआ है, -20। ठीक है, हम एक जस्ट अभी फार्मूला क्या पढ़े कि हमें जब तुलना करना A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 में तुलना करना है। किसमें तुलना करना है, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 में तुलना करके हमें देखना है। तो जब यहाँ तक लिखे, अब लिखो तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब तुलना क्या करेंगे कि A1 बटे A2, क्या करेंगे, A1 बटे A2, A1 बटे A2 कितना हो जाएगा, 4। अब देखो, अब ध्यान देना, A1 कितना है, A1 कितना है, ध्यान दो तो कितना है, 4। कितना है, 4, तो A1 कितना रखेंगे, 4। थोड़ा ध्यान देना, A1 4। अब बोलो A2 कितनी है, A2 कितनी है, तो A2 कितना है, 3। तो A1 4 हो गया, A2 कितना हो जाएगा, 3, यानी 4/3। क्या हो जाएगा, 4/3। अब दूसरा B1 बटे B2, क्या लेना है, B1 बटे B2। B1 कितनी है, -2। कितनी है, -2। ध्यान से देखो तो B1 -2 है, और B2 कितनी है, 4। कितनी है, 4। कोई दिक्कत। अब तीसरा क्या है, C1 बटे C2। C1 कितनी है, C1 क्या हो जाएगा, 5। C1 क्या इतना है, 5। अब देखो C2 कितनी है, -20। कितना दिया हुआ है, -20। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि ध्यान देना, इसको हमको सॉल्व किसमें करना था, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। तो हम लोग A1 का मान निकाल के रखे हैं, B1 का मान निकाल के रखे हैं, C1 का मान निकाल के रखे हैं, A2 का मान निकाल के रखे हैं, B2 का मान निकाल के रखे हैं, C2 का मान निकाल के रखे हैं। तो A1 बटे A2 के जगह 4/3, B1 बटे B2 के जगह B1 के जगह B1 का मान, C1 के जगह C1 का मान बैठा दिया। अगर इसमें कोई कटने वाला है तो कटा लो। चार कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 भी आए और 3, एक को छोड़ के 4 भी आए और 3 भी आए। कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें 4 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। कोई ऐसी पहाड़ा है जिसमें 2 भी आए और 4 भी आए, हाँ है। कौन सी है सर जी, तो दुक्का, 2 एका 2, 2 दूना 4। तो दुक्का एक बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, दुक्का एक बार पढ़े तो 2, दुक्का 2 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, कट गया। अब कौन पहाड़ा पढ़े जिसमें 5 भी आए और 20 भी आए, तो पंचका में। कौन सी पहाड़ा, पंचका में। पंचका क्या बार पढ़ेंगे, 5 आएगा एक बार। पंचका क्या बार पढ़ेंगे, 20 आएगा 4 बार। पंचों के 20।
अब नीचे लिख लो A1 बटे A2 कितना हो गया 4/3, B1 बटे B2 कितना हो जाएगा -1/2, क्योंकि ये माइनस है, नीचे 1 नीचे 2 तो नीचे 2, C1 बटे C2 कितना हो जाएंगे 1 बटे, यहाँ माइनस है तो -4। अब ध्यान दो मेन प्रूफ जड़ यहाँ पे A1 बटे A2 कितना आया 4/3, B1 बटे B2 कितना आया -1/2। ये दोनों का मान बराबर है, ध्यान से देखो ये दोनों का मान बराबर है, सच्ची बराबर है ही नहीं, ये 4/3 है, ये -1/2 है, किसे बराबर होगा, जाहिर सी बात है दोनों बराबर है ही नहीं। जब ध्यान रखना अब देखो ये क्या है 1/-4, तो देखो ये तीनों का मान आपस में बराबर है नहीं, जब तीनों का मान बराबर नहीं है सर जी तो इसको क्या लिखना है A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2, ये बराबर है ही नहीं, ये बराबर है ही नहीं। जब हम क्या, अब देखो उस चार्ट को निकाल के देखो क्या लिखवाए थे A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। जब तीनों बराबर नहीं होगी तो क्या बोलेंगे, अतः यह समीकरण क्या होगा सर जी, अतः यह समीकरण प्रतिच्छेद, यह समीकरण क्या होगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, यह समीकरण प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, क्योंकि अब देख लिए कि तीनों बराबर है ही नहीं, तो यह रेखा कैसी है, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। अब समझ में आया ना, तो प्रॉब्लम नहीं, ये समझ में आ गया ना, एकदम इजी है, एकदम इजी से इजी मेथड, ठीक है। इसको समझ में, ये चीज समझ में आया, क्योंकि देखिए A1 देखो पहला समीकरण से निकालनी है, देखो यहाँ क्या था पहला समीकरण 4x - 2y + 5 = 0। दूसरा समीकरण क्या है 3x + 4y - 20 = 0। अब समीकरण 1 वाले को क्या मानेंगे A1, तो समीकरण 1 फर्स्ट वाला A1 क्या हो जाएगा, x के बगल में जो रहे उसे ये, तो A1 कितना हो जाएगा 4, y के बगल में जो रहे उसे b, y के बगल में जो रहे उसे b, तो यहाँ y के बगल में कितना है -2, यानी B1 कितना हो गया -2, और जो उसके साथ x y z कुछ भी ना लगा रहे वो c, तो यहाँ c क्या हो जाएगा 5। यहाँ से A2 समीकरण 2 वाले में x के बगल वाले A2, y के बगल वाले B2, और जिसके साथ x y कुछ ना लगा है वो C2, ठीक है। अब जब हम बराबर क्या किए तुलना करने पर A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 में इसको हम लोग बांट दिए। अब A1 बटे A2 का मान B1 बटे B2 का मान C1 बटे C2 का मान हम लोगों ने बैठा दिया। जब हम लोग को मान बैठाने के बाद क्या पता चला कि A1 बटे A2 4/3 आ गया, B1 बटे B2 -1/2 आ गया, C1 बटे C2 1/-4 आ गया। हम लोगों ने क्या देखा कि ये तीनों आपस में मिल नहीं रहा है, तीनों आपस में मिल ही नहीं रहा है, सबका मान अलग अलग हो जा रहा है। तो अलग अलग हो जाने के कारण क्या होता है, हम लोग फार्मूला जस्ट अभी देखें कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। जब किसी के बराबर नहीं हो तो रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, रेखा कैसी हो जाएगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट डाउन कर लें ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त छोटे भाई बहन पढ़ सके, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, अभी अगले क्लास में मिलते हैं जस्ट इसके बाद, ठीक है।